बूढ़ी रेशमा अपने छोटे से लकड़ी के घर में रहती थी जो जगह जगह से टूटा हुआ था। कई सालों पहले रेशमा का बेटा ललित नौकरी करने के लिए शहर गया था जो कभी लौटकर नहीं आया। रेशमा हर रोज जंगल के पास बने हुए कुएं से पानी लेने जाया करती और आते हुए कुएं के पास लगे हुए आम के पेड़ से आम तोड़कर लाती। 2-3 दिन इन आमों से गुजारा हो जाएगा। अब मुझे आम लेने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुबह से बहुत भूख लग रही है, इन आमों की चटनी बनाकर खा लेती हूँ। रेशमा आम की चटनी बनाने लगती है। रेशमा इतनी गरीब थी कि उसके पास सिलबट्टा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह पत्थर पर रखकर आम की चटनी बनाती। रेशमा आम की चटनी खाते हुए बोलती है, 2 साल से इन आमों की चटनी खा रही हूँ, अब इतने पैसे भी नहीं है कि कोई दाल सब्जी लेकर खा सकूं। इतना कहकर रेशमा रोने लगती है। एक दिन जब रेशमा अपने घर के बाहर खड़ी होती है तो वह देखती है कि सामने से उसका बेटा ललित आ रहा होता है। तीनों को देखकर बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है। अरे ललित बेटा, आ गया तू, कितने सालों बाद देखा है तुझे बेटा। हाँ माँ, मैं आ गया। माँ, ये तेरी बहू सुचित्रा और ये तेरी पोती खुशी है। अरे वाह, तूने शादी कर ली, बहू तो बहुत सुंदर है बेटा, और ये मेरी पोती तो एकदम परी है, परी। ललित की पत्नी सुचित्रा देखती है कि वह घर पूरी तरह से टूटा होता है। उसकी ऊपर की छत पूरी तरह से टूटी होती है। तभी सुचित्रा ललित से बोलती है, ललित, मैं इस टूटे फूटे घर में नहीं रहूंगी, तुम अभी सिटी चलो। अरे सुचित्रा, तुम गुस्सा क्यों होती हो? एक बार अंदर चलो, माँ को बुरा लग सकता है। वो क्या सोचेंगी कि मेरी बहू आई और बाहर से ही वापस लौट गई। ललित किसी भी तरह सुचित्रा को मनाकर घर के अंदर ले जाता है। अंदर आते ही उन तीनों को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। तभी ललित बोलता है, अरे माँ, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी देख बेटा, ठंडी हवा कैसे चलेगी, फिर तुझे गर्मी नहीं लगेगी। तीनों को बहुत गर्मी लगती है क्योंकि घर के टूटे हुए कोनों से धूप अंदर आ रही होती है। इस घर में कितनी गर्मी है ललित। माँ, आप हमारे साथ अभी शहर चलिए, कितनी गर्मी है इस घर में। नहीं, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटा, बचपन से तू इस घर में रहता था, आज तुझे गर्मी लग रही है। ललित, तुम अभी चलो यहाँ से, मैं इस घर में नहीं रह सकती। नहीं सुचित्रा, माँ को बुरा लग सकता है। इतने सालों बाद तुम्हें माँ से मिलने आया हूँ। हम 2 दिन यहाँ पर रुकते हैं, फिर यहाँ से चले जाएंगे। फिर हम यहाँ पर सिर्फ 2 दिन रुकेंगे, उससे ज्यादा नहीं। उन तीनों की गर्मी की हालत को देखते हुए रेशमा उन्हें पार्क में ले जाती है। बेटा, कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें आराम मिलेगा। दादी, इस पार्क में कितनी ठंडी हवा है। हाँ बेटा। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी रोटी लेकर आती हूँ। तभी रेशमा उन तीनों को खाने के लिए आम की चटनी और रोटी देती है। सुचित्रा आम की चटनी और सूखी रोटी देख कर मुंह बना लेती है। चटनी और रोटी, ये गरीबों वाला खाना मैं नहीं खाऊंगी। अरे कोई बात नहीं सुचित्रा, माँ ने प्यार से बनाई है, खा ले। अरे दादी, ये तो बहुत टेस्टी है। शहर में तो हमने पिज्जा बर्गर ही खाया है, ये तो पहली बार खाया है हमने दादी। बस मेरी खुशी को पसंद आ गई तो मतलब सबको पसंद आ गई। माँ, सचमुच यह बहुत स्वादिष्ट है। खुशी और ललित सारी रोटी आम की चटनी के साथ खा जाते हैं, लेकिन सुचित्रा एक भी बुर्की नहीं खाती। मम्मी, मेरा खिलौना कहाँ पर है? मुझे खेलना है। बेटा, तुम्हारा खिलौना तो घर पर ही रह गया। दादी दादी, मुझे खिलौना दो ना, मुझे खिलौना चाहिए। तुम्हारी दादी के पास रहने के लिए ठीक से घर तो है नहीं, वो तुम्हें खिलौना कहाँ से लाकर दे देगी। मैं अपनी पोती को खिलौना दूंगी, तू रुक बेटा, मैं खिलौना लेकर आती हूँ। इतना कहकर रेशमा वहाँ से चली जाती है। रेशमा आम के पेड़ के पास आकर आम के कुछ पत्तों को इकट्ठा करती है और उन पत्तों से खुशी के लिए एक घर बनाती है। ये ले खुशी बेटा, पत्तों के खिलौनों का घर।
पत्तों का घर, माँ ये तो बहुत सुंदर है। खुशी को आम के पत्तों से बना घर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही समय का पता नहीं लगता। उन तीनों को पार्क में बैठे बैठे रात हो जाती है। माँ, रात हो गई है, हमें सोने के लिए घर के अंदर चलना चाहिए। हाँ बेटा, जब वे तीनों उस घर में आते हैं तो उस घर में पहले से भी ज्यादा गर्मी होती है। माँ, इस घर में तो सुबह की तरह वैसे ही गर्मी है। चलो हम बाहर चलते हैं, वहीं पार्क में सो जाएंगे। हाँ बेटा, पार्क में गर्मी नहीं लगेगी। सभी वापिस पार्क में आ जाते हैं। चारों उस पार्क में ही सो जाते हैं, लेकिन सुचित्रा को 1 मिनट भी नींद नहीं आती। उठो ललित उठो, मैं यहाँ नहीं सो पाऊंगी, चलो शहर चलो वापिस। अरे सुचित्रा, तुम पागल हो गई हो क्या? इतने दिनों बाद तो मैं माँ से मिलने आया। तुम सोने की कोशिश करो, तुम्हें नींद आ जाएगी। सुचित्रा कुछ कर नहीं पाती, उसे भी उस पार्क में सोना पड़ता है। सुबह उठकर जब खुशी अपने पत्तों के घर से खेलती है तो वह देखती है कि पत्तों का घर बिल्कुल ही पत्थर की तरह मजबूत बन गया है। मुझे तो माँ ये कोई जादुई पत्ते लगते हैं। हाँ बेटा, मुझे भी ये जादुई चमत्कारी पत्ते लगते हैं। दादी, क्यों ना आप इन पत्तों का घर बनाओ। खुशी बेटा, तुम सही कह रही हो। हाँ माँ, हम सभी आपकी मदद करेंगे घर को बनने में। तीनों आम के पेड़ के पास जाते हैं और आम के पत्ते इकट्ठे करने लगते हैं। तभी आम के पेड़ से आवाज आती है, बूढ़ी अम्मा, तुम्हें जितने पत्ते चाहिए तुम उतने पत्ते ले जाओ। बूढ़ी अम्मा, ये पत्ते सच में चमत्कारी हैं। तुम जो भी इन पत्तों से बनाओगी वो चीज पत्थर की बन जाएगी। तुम्हें जितने पत्ते चाहिए तुम उतने पत्ते ले जाओ। तीनों ढेर सारे पत्ते उठाकर घर लेकर जाते हैं। कुछ ही देर में पत्तों का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो दिखने में सुंदर और मजबूत होता है। पत्तों का घर अंदर से बहुत ही ठंडा होता है, जिस कारण उन तीनों को गर्मी नहीं लगती। अरे माँ, ये पत्तों का घर अंदर से कितना ठंडा है। हाँ, ये पत्तों का घर बहुत अलग है। अब हम इन पत्तों का इस्तेमाल करके रसोई का सामान, बर्तन और चूल्हा भी बना लेते हैं। ललित बाजार में राशन लेने जाता है और रेशमा अपनी बहू सुचित्रा के साथ पत्तों के बर्तन बनाती है। दोनों पत्तों का गैस चूल्हा, बर्तन और भी कई सामान बना देते हैं। रमेश गांव की फैक्ट्री में काम करता था। रमेश अपना काम बहुत ही ईमानदारी और सच्चे दिल से करता। वहीं कालू नाम का व्यक्ति भी उसी गांव की फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन कालू थोड़ा बहुत काम करके फैक्ट्री में आराम करता। अरे रमेश, तू तो पागल हो गया है। आज थोड़ी देर आराम कर ले। सेठ को क्या पता लग रहा है, बाद में कर लियो बाकी का काम। सारा दिन इस फैक्ट्री में काम करता है, सेठ को क्या पता लग रहा है। कालू, हमेशा काम ईमानदारी से करना चाहिए। कोई नहीं देख रहा तो क्या हुआ, लेकिन भगवान तो देख रहा है ना। सेठ हर महीने फैक्ट्री को देखने आता, लेकिन अब सेठ ने फैक्ट्री में चक्कर लगाना कम कर दिया, जिसके कारण कालू और भी आलसी हो गया। अब सारा काम फैक्ट्री का रमेश को ही करना पड़ता और कालू दिन भर आराम से सोता। अच्छा है यह बेवकूफ रमेश, मेरा भी काम करता रहेगा। मैं तो आराम की नींद लेता हूँ। इतना कहकर कालू फिर से सो जाता है। सेठ की फैक्ट्री में ना होने का फायदा उठाकर अब कालू फैक्ट्री में चोरी भी करने लगा। वह अक्सर चुपके से फैक्ट्री के गोदाम में जाता और वहाँ रखी मोमबत्तियों की पेटी को उठाकर ले जाता। अरे कालू, यह सब करना ठीक नहीं है। अरे तू चुप रह रमेश, तुझे कुछ नहीं पता। अगर तूने भी 1-2 पेटी को अपने घर लेकर जाना है तो तू भी लेकर चला जा। कौन सा सेठ जी देख रहे हैं। नहीं कालू, तू ऐसे नहीं लेके जा सकता। अरे रमेश, तू क्यों नाराज होता है। तू क्या कर लेगा, क्या यह तेरे घर का सामान है। इतना कहकर कालू पेटी को उठाकर ले जाता है। अजी, आप ये क्या ले आए। इसमें पुष्पा मोम है। जल्दी से इन सभी मोमबत्तियों को छुपाकर स्टोर रूम में रख दो। तुझे तो पता ही है ना पुष्पा, सेठ जी अब फैक्ट्री में कम ही आते हैं, तो इसलिए मैं इन मोमबत्तियों को लेकर आने लग गया, ताकि हम इन्हें बाद में बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकें। यह ठीक किया जी आपने। वैसे भी पैसों की तंगी चल रही है, इन्हें बेचकर कुछ न कुछ पैसे तो जरूर आएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे उसने आधी से ज्यादा मोमबत्तियों को अपने घर पर रख लिया। ऐसा करते करते कालू अपने पूरे घर के स्टोर को मोमबत्तियों से भर लेता है। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा,
लेकिन एक दिन जब मालिक ने ऑफिस का स्टॉक चेक किया तो उसमें मोमबत्तियां कम पाई गई। तभी सेठ बोलता है, अरे ये क्या रमेश और कालू, पिछले बार से इतना कम स्टॉक क्यों हो गया? वो क्या है ना सेठ जी, काफी मोम खराब हो गया था, जिस कारण हमने उसे वापस कंपनी में भेज दिया। कालू किसी न किसी तरह बात को संभाल लेता है। ऐसे ही एक दिन कालू की सालगिरह होती है। कालू सेठ को भी उस सालगिरह पर बुलाता है। अरे कालू भाई, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को सालगिरह मुबारकबाद हो। जी सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस गरीब की कुटिया में आए। सेठ बात कर ही रहा होता है कि तभी ज्यादा गर्मी के कारण दूसरे कमरे में रखा हुआ सेठ का चुराया मोम पिघल कर सेठ के पैरों में आ जाता है। ये क्या रमेश, ये मोम तो हमारी कंपनी का है। यह देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आता है। सेठ समझ जाता है कि यह मोम उसी की फैक्ट्री का है। रमेश, जो चीज गलत तरीके से आती है ना, वह एक दिन दर्द बनकर लौटती है, याद रखना। कालू सेठ के सामने अपनी चोरी स्वीकार करता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, लालच ने मेरी अकल छीन ली। अब मैं समझ गया हूँ, कालू माफी तो मिल सकती है, लेकिन भरोसा दोबारा जीत पाना मुश्किल है। सेठ कालू को नौकरी से निकाल देता है। अब कालू गांव में ईमानदारी से छोटी मोटी नौकरी करने लगा। अब कालू को सबक मिल गया था। एक दिन जब कालू जा रहा होता है तभी उसे रमेश मिलता है, जो सूट बूट पहने होता है। रमेश कंपनी का सीईओ बन गया था। वहीं कालू अपने लालच के कारण गरीब का गरीब रह गया।